नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार स्पेशल के इस सेगमेंट में हम लोग बिहार से संबंधित मुद्दों की चर्चा करते आए हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी देख लिया था, उसके बाद हम हिस्ट्री में एंट्री लिए थे और हिस्ट्री में हमने पहले प्राचीन काल को देखा, फिर मध्यकाल को देख लिया और अब जो है हम आधुनिक भारत में आने वाले हैं और आधुनिक भारत के तहत बिहार में क्या क्या बदलाव हुआ उसको लेकर के चर्चा करेंगे। यानी कि जिस तरह से हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और वहां पर जब हम पढ़ते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरह से हुआ, ठीक वैसा ही प्रभाव बिहार पर भी पड़ेगा। तो बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे होता है, इसको लेकर के हमारी चर्चा रहने वाली है केंद्र में। ठीक है, अब यहां पर इन चीजों को देख लीजिए। बिहार में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा है, उसका आगमन क्रम कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले पुर्तगाली पहुंच जाते हैं 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली के बाद डच की बारी आएगी। डच जो है 1605 ईस्वी में पहुंचेगा और उसके बाद अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश पहुंचता है 1608 ईस्वी में। इसके बाद डेन्स जो है वह 1620 में और फ्रांसीसी 1664 में। अब देखिए, ये चीजें बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको गूगल से मिल जाएगा, आप जानकारी रखते ही हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, यहां जो मैंने लगवाया है ये चीजें आगमन क्रम कंपनियों का, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में ये क्रम पूछ लिया जाएगा आपसे कि कौन सी कंपनी कैसे कैसे भारत में आई है, क्या कालखंड रहा है, उसको लेकर के यहां देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, बिहार मुगल साम्राज्य के शासन काल में एक महत्वपूर्ण सूबा था। हमने इसको चर्चा में किया ही है जब ने हमने मुगल शासन के विषय में पढ़ा और बिहार की क्या स्थिति उसमें था, वो सब चीजें हम देख चुके हैं। देखिए, यहां से सोना का व्यापार होता था और जिसके वजह से पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तर भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कह सकते हैं एक तरह से व्यापारिक केंद्र बन गया था। बिहार की बात करें तो बिहार में सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हो गया था। ये व्यापार करने आए थे बिहार में। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन बताया गया है, जो कि मैंने पहले यहां भी बताया आपको कि 1948 में किस तरह से चीजें यहां पर होता है। पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र जो है हुगली। अब हुगली आज कहां पर पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में। उस वक्त जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का बिहार, आज का झारखंड, आज का उड़ीसा, ये सभी बंगाल ही हुआ करता था। ये तो आपको पता है ना। ठीक वैसे ही चीजें ध्यान रखिएगा, हुगली जो है वह एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, जो कि अब पश्चिम बंगाल में है। अब हुगली से ही पटना जो है आगमन हुआ करता था। पुर्तगाली व्यापारी जो है अपने साथ जैसे कि मसाला हो गया, चीनी मिट्टी के बर्तन जो है, ये सब लेकर के आते थे और फिर पटना से क्या ले जाते थे, तो सूती वस्त्र यहां से ले जाया करते थे। अब चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं और सबसे पहले जो है डच कंपनी को लेकर के बात कर लेते हैं। देखिए, बिहार में डच कंपनी की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना यह बताया जाता है कि 1632 ईस्वी में हुआ था। और यहां पर ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट, वर्तमान जो पटना कॉलेज है उसकी उत्तरी इमारत में डच, नीदरलैंड या हॉलैंड आज के भाषा में कहे तो, यहां पर इसकी फैक्ट्री जो है स्थापित एक वहां पर थी। डच व्यापारी जो है बिहार से सोरा हो गया, सूती वस्त्र मैंने कहा, तो सूती वस्त्र, इसके अलावा अनाज वगैरह ले जाया करते थे। अगर देखेंगे बिहार की प्रारंभिक स्थिति की चर्चा करें तो सोरा व्यापार और डच व्यापारियों का इस पर एक तरह से एकाधिकार था, जिसको हम मोनोपोली कहा करते थे। तो मोनोपोली डच व्यापारियों का, डच कंपनी का इसमें था। छपरा में एक इसका कारखाना भी हुआ करता था, सोरा का कारखाना। इसके अलावा देखेंगे तो भारत में आंग्ल डच युद्ध जो हुआ था, जिसको हम लोग बेदरा के युद्ध से जानते हैं, 1759 ईस्वी में, जो कि हुगली के निकट, जो कि आजकल पश्चिम बंगाल में है, यहां पर अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। ठीक है, अब यहां पर समझ लीजिए, डच यहां से हार जाते हैं तो जाहिर सी बात है जिस पर उसका मोनोपोली था, तो जाहिर सी बात है उसका अब वहां से नियंत्रण खत्म हो जाएगा। अब ब्रिटिश का नियंत्रण यहां पर हो जाएगा। तो डचों की यहां पर हार हो जाती है और डच जब यहां से हार जाते हैं उसके बाद यहां से ये पलायन कर जाते हैं। ये सोचते हैं कि ब्रिटिश अब यहां पर आ गया है, तो जो मलय द्वीप समूह है या इंडोनेशिया के तरफ ये जाते हैं, जो कि स्पाइस द्वीप समूह होगा, उस तरफ ये स्थानांतरित होने लगते हैं। ठीक है, तो इस पराजय ने
भारत में डच की शक्ति को कमजोर किया, डच की शक्ति को समाप्त कर दिया। ठीक उसका असर बिहार में भी पड़ा, बिहार में भी यही चीजें देखने को मिला और यहां पर भी डच जो है एक तरह से समाप्त हो गया। और फिर आगे आ जाएगा, यहां से कहानी बढ़ जाएगी किसकी, डचों को किसने हराया था, ब्रिटिश ने। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश कंपनी का यहां से शुरुआत होगा। डच व्यापारियों के पश्चात बिहार में ब्रिटिश कंपनी का आगमन हो जाता है। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में पटना के आलमगंज में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। प्रारंभिक काल में अंग्रेजों की रुचि किन व्यापार को लेकर के था, क्या ले जाना चाहते थे यहां से, वही चीजें जो डच लेकर जाते थे। देखिए, और जो पुर्तगाली यहां से सूती वस्त्र ले जाया करते थे, शोरा का व्यापार का केंद्र हुआ करता था। तो ब्रिटिश भी यही करते थे, यहां से शोरे की प्राप्ति करते थे, सूती वस्त्र ले जाया करते थे और अनाज पर ज्यादा फोकस था, अनाज ले जाया करते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान होगा जब आप नील की खेती के विषय में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो नील की खेती को लेकर के, उसके उत्पादन को लेकर के ब्रिटिश कंपनी का ध्यान बिहार की तरफ आया था और फैक्ट्री भी इसको लेकर के खोला गया था। ये वही स्टोरी है जहां से देखेंगे आगे चल करके महात्मा गांधी, जो कि बाद में चल करके राष्ट्रपिता बन गए, एक तरह से देश में उन्हें कहा जाने लगा, उनकी कर्मभूमि साबित होता है। और ये पूरा घटनाक्रम इसी नील की खेती से जाकर के गुजरता है और चंपारण से राजकुमार शुक्ल जाते हैं, गांधी जी को ले आते हैं चंपारण। और गांधी एक तरह से जो दक्षिण अफ्रीका से आए थे, उनको एक बड़ा मुद्दा चाहिए था, देश भर में अपने आप को लीडर साबित करने के लिए किया भी। बिहार की जनता ने, वहां की महिलाओं ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने साथ दिया और गांधी की कर्मभूमि ये साबित होता है। तो ये पूरी कहानी जो है वह नील की खेती के आसपास भी आपको घूमता हुआ नजर आएगा। अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने में जो वास्तविक सफलता इस एरिया में मिला था, वह 1651 ईस्वी में जाकर के ये फलीभूत हो चुका था। ठीक है, अंग्रेजों की फैक्ट्री अब गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, यानी कि अब 1651 के बाद की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री 1651 ईस्वी मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में स्थापित की थी। वर्ष 1964 ईस्वी में जॉब चौर्नक को पटना फैक्ट्री का प्रधान बना दिया गया था। तत्कालीन बिहार के सूबेदार शाइस्ता खान ने 1680 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी के व्यापार पर 3.5% जो है वह कर लगा दिया था। अब ये कर जो लगाया गया, टैक्स जो लगाया गया, इससे नाराज हो गया जॉर्ज चर्नाक। उसने हुगली शहर को वर्ष 1686 में फिर लूटपाट वहां पर मचाना शुरू कर दिया। वर्ष 1617 में दोनों पक्षों में फिर एक समझौता हो जाता है और समझौता होने के कारण फर्गुसर जो है वह पुनः अंग्रेजों को इस क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता दे देता है। 1717 की फिर बात करेंगे तो 1717 में फर्गुसर का फरमान, जिसे अंग्रेजों के लिए आप जैसे कहते हैं ना, हम लोग की मैग्ना कार्टा जारी कर दिया। तो मैग्ना कार्टा ये साबित होता है, इस दौरान क्या हो जाता है, व्यापार में घूसखोरी की प्रथा बहुत तेजी से भी देखी जाती है। ब्रिटिश कंपनी के लेकर के बात कर रहा हूं। चलिए अब इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं ब्रिटिश के बाद डेनिश कंपनी, यानी कि डेनमार्क की कंपनी की चर्चा करते हैं। देखिए, बिहार में डेन फैक्ट्री पटना में 1774 में स्थापित की गई थी। डेन कंपनी जो है बिहार में सूती वस्त्र का व्यापार करती थी। घूम फिर करके तीन चीज आएगा, अनाज, सूती वस्त्र और शोरा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी वही चीजें करेंगे, कुछ ज्यादा बाहर से कुछ होने वाला है नहीं। पटना सिटी के नेपाली कोठी में डेन फैक्ट्री स्थापित था। किस लोकेशन पर क्या था, बस आपको ये ध्यान रखना है। बाद में डेनिश कंपनी अपने सभी व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों को फिर बेच करके यहां से निकल जाती है। अब इसके प्रभाव को देखते हैं। हमने अलग अलग कंपनी को देख लिया, यूरोपीय कंट्री का प्रभाव क्या हुआ था इसको देखते हैं। देखिए, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन तो व्यापारिक उद्देश्य के लिए हुआ था, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या वो व्यापारिक उद्देश्य तक ही रहा? आप जानते हैं कि जो यूरोपीय कंपनियां रही भारत में जब आई तो उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगे। उनको लगा कि यहाँ पर अगर धीरे धीरे हम सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक नियंत्रण भी कर लेते हैं तो संसाधन प्रचुर जगह है, फिर हमें कहीं और से व्यापार करने की आवश्यकता नहीं होगा। इस सभी सोच के साथ राजनीतिक सत्ता प्राप्ति करने की एक इच्छा जग गया यूरोपीय कंपनियों में और इसको लेकर के फिर बातें चलने लगा। इसको लेकर के फिर यहाँ के जो स्थानीय शासक थे उससे युद्ध होने लगा। प्लासी का युद्ध कौन भूल सकता है, 1757 ईस्वी का। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के लिए बुनियाद ये सिद्ध होता है प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने, आपको ध्यान होगा, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था।
बक्सर की बात करते हैं हम। बक्सर 1765 ईस्वी के युद्ध में देखेंगे। इसके पश्चात अंग्रेजों की हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने भारत के 3 शासक, यहां पर महत्वपूर्ण होगा ये पॉइंट, ये बार बार पूछा जा चुका है, बीपीएससी में ही नहीं यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहां पर कह रहा हूं, फिर से समझ लीजिएगा। बक्सर का युद्ध, एक तो प्लासी बता दिया, प्लासी से शुरुआत हो गया इनका, ठीक है। लेकिन बक्सर का युद्ध जो 1765 ईस्वी में होता है, इसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों का जो हेक्टर मुनरो है उसके नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जो है भारत के 3 शासक के साथ कुछ समझौता करती है, ठीक है। अब ये 3 शासक कौन होते हैं? ये 3 शासक वो होते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से अंग्रेजों की सेना ने पराजित कर दिया था, तभी तो ये सभी समझौता करेंगे। तो इसमें आप देखिए कौन कौन होगा, इसको समझना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो शाह आलम द्वितीय। अब ये शाह आलम द्वितीय के कौन है? तो शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट उस वक्त होता है, लेकिन बहुत कमजोर स्थिति में मुगल सम्राट चला जाता है। तो एक ये मुगल साम्राज्य की तरफ से, दूसरा अवध को लेकर के इशू चल रहा था, तो शुजा-उद-दौला ये अवध की तरफ से होता है, इसके साथ भी फिर समझौता किया जाता है। और तीसरा बंगाल के नवाब उस वक्त कौन? मीर कासिम। तो इस तीनों के साथ क्या होता है, हेक्टर मुनरो की नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक समझौता करती है, इन सबको पराजित किया था। इसके बाद समझिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले रॉबर्ट क्लाइव ने शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की, यह भी महत्वपूर्ण है, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। तत्पश्चात देखेंगे बिहार बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण यहां से धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। देखिए यहां वो व्यापार करने आए थे, चाहे वो डच आए हों, यहां पर पुर्तगालीज आए हों, ब्रिटिश आए हों, व्यापार करने जब आए तो हुआ क्या कि भारत का संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा, है ना। भारत के जो प्रोडक्ट थे एक तरह से उस समय के, चाहे वो सूती वस्त्र हो जाए, शोरा हो जाए, अनाज हो जाए, उसके पहुंच भी बढ़ा, तो वह लाभ भी मिला। और यूरोपीय व्यापारियों ने अपने उपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखते हुए बिहार में भी अपनी फैक्ट्रियां लगाई। अब बिहार में फैक्ट्री लगाया तो जाहिर सी बात है स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ा, जो आधारभूत संरचना हो सकता है वह निर्माण उसका किया जा सका। तो इन यूरोपीय व्यापारियों की गतिविधियों के द्वारा बिहार का व्यापार भी आगे बढ़ता है। अब बिहार का व्यापार आगे बढ़कर के कहां तक पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है पश्चिम एशिया में जाएगा, ये मध्य एशिया के देशों में पहुंच जाएगा, जिसको आज हम C5 कंट्री कहते हैं। अफ्रीका के जो तटवर्ती देशों में है वहां भी पहुंचेगा, और इसके साथ साथ यूरोप में तो जाना ही है, तो उसका विस्तार होता है, तो एक बाजार मिल जाता है बड़े स्तर पर। देखिए यहां तक ये तो महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन इसी घटनाक्रम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होता है, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये फैक्ट मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है ताकि बस आप फैक्ट के रूप में ध्यान रखें, यहां से कुछ भी प्रश्न आता है तो छूट ना जाए। क्या क्या है? बिहार का सूबेदार सैयद हुसैन अली खां एवं उनका भाई अब्दुल्ला खां, जो कि हसन अली होता है, को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, जो इतिहास में शासक निर्माता के रूप में प्रसिद्ध था। सैयद बंधु के विषय में प्रश्न आया हुआ है, इसीलिए इसको अलग से यहाँ पर रख दिया गया है। इसके अलावा सैयद हुसैन अली खां के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में पटना में अंग्रेजी फैक्ट्री के एजेंट एलिस सहित 148 कैदियों की हत्या करवा दी, जिसे पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये पटना हत्याकांड जो है ये महत्वपूर्ण है, इसी को समझने के लिए आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ फैक्ट हैं बस बता देता हूं। 1770 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, ये पूछा जाता है कब अकाल पड़ा था उस वक्त का, ये समय बताइएगा। 1783 को लेकर के चर्चा करेगा, तो उस वक्त बंगाल में नहीं बिहार वाले क्षेत्र में अकाल पड़ा था। इस समस्या के समाधान हेतु अनाज भंडारण का बात किया गया कि स्टोर करके अनाज रखेंगे, और पटना में जो गोलघर आजकल आप लोग देखते हैं, ये उसी समय पटना में गोलघर का निर्माण कराया गया था, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कई और विद्रोह वगैरह पूछा जाता है, जैसे कि सन्यासी विद्रोह के विषय में, तो 1770 ईस्वी में बिहार में पूर्णिया जिला, पूर्णिया सीमांचल मिथिलांचल वाला हिस्से क्या, तो यहाँ पर सन्यासी विद्रोह हुआ था। उस कालखंड में क्या क्या महत्वपूर्ण घटना हुआ था ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में शिताब राय को अपदस्थ कर उसके पुत्र कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि प्रदान की थी, यह पूछा जाता है,
ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बिहार में सर जॉन शोर की अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। ये पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में अपने, अस्थाई बंदोबस्त वगैरह, तो वहां पर हम डिटेल से नहीं जा रहे हैं। कुल मिलाकर के ये कुछ फैक्ट था। यूरोपीय कंपनी का आगमन तो हम देख ही लिए, लेकिन कुछ फैक्ट उसी कालखंड में जो रहा उसको ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज हमने देखा कि भारत में यूरोपीय कंपनी का कैसे आगमन होता है और उसका प्रभाव बिहार में फिर कैसे पड़ता है। ठीक है, अब अगले लेक्चर हम इससे आगे बढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, बिहार के परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग बाकी लोगों के साथ लेक्चर को शेयर कीजिए, क्योंकि निःशुल्क रूप में संस्कृति पीसीएस चैनल पर यह सब आपको उपलब्ध हो जा रहा है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन कहीं होगा आसपास में, क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।